हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बीएनएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। इसमें काफ़ी सारे क्लॉज दिए गए हैं, आई गेस 39 क्लॉजेज हैं एंड वो डेफिनेशंस इसमें एक्सप्लेन की गई हैं जो कि आईपीसी में सेक्शन 6 से लेकर 52 के बीच में एक्सप्लेन की गई थी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, एक्ट डिनोट्स एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट्स एज ए सिंगल एक्ट। इसका सिंपल मतलब ये है, इस क्लॉज का एक्ट के बारे में बात की गई कि एक्ट किसको बोलते हैं। अब एक्ट में ना सीरीज ऑफ एक्ट भी आएंगे और सिंगल एक्ट भी आएगा। मतलब कहीं पर अगर एक्ट लिख दिया गया कि मान लीजिए एक्स ने एक एक्ट कमिट किया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ एक सिंगल एक्ट कमिट किया, नहीं, उसमें उसका ये भी मतलब हो सकता है उसने एक एक्ट किया, या उसका ये भी मतलब हो सकता है उसने सीरीज ऑफ एक्ट किए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है कि एक्स कमिटेड एन एक्ट ऑफ मर्डर। तो अगर ये लिखा गया कि एक्स कमिटेड एन एक्ट ऑफ मर्डर, तो ये उसका मतलब नहीं होगा कि सिर्फ एक मर्डर का ही एक्ट कमिट किया गया है। मान लीजिए एक्स ने वाई को मारा है, तो वाई को मारते हुए एक्स ने और भी एक्ट किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इलीगल वेपन खरीदा हो, वो भी एक एक्ट है। फिर वाई के घर में ट्रेसपास किया, बिना परमिशन के उसके घर में घुसा, उसकी खिड़की तोड़ी, मिसचीफ करा, प्रॉपर्टी डैमेज करने को मिसचीफ बोलते हैं। तो ये सब कुछ एक्ट भी उसने किए, पर लिखा गया है कि एक्स कमिटेड एन एक्ट ऑफ मर्डर। तो एक्ट में ना एक्ट्स भी आएंगे, सीरीज ऑफ एक्ट भी आएंगे, जो उसने घर प्रॉपर्टी को डैमेज किया, उसके घर में इलीगली गया, इलीगल हथियार खरीदे, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। वैसे ही ओमिशन में भी अगर कहीं पर वर्ड ओमिशन लिखा गया है तो उसका मतलब सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है और एक सिंगल ओमिशन भी हो सकता है। और वैसे ओमिशन का मतलब होता क्या है, कोई चीज़ आपकी ड्यूटी थी, कोई एक्ट को करने की आपकी ड्यूटी थी, आपने नहीं की। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट से समन आए थे, आप नहीं गए, आपकी ड्यूटी बनती थी कोर्ट में जाना, आप नहीं गए, तो वहाँ पर इलीगल ओमिशन हो गया। कहीं पर साइन करने के लिए बोला गया, आपने नहीं किया, डॉक्टर ने इलाज नहीं किया विक्टिम का, ये सभी के सभी प्रोविजंस हैं बीएनएस में अलग अलग, जो मैं अभी बात बता रहा हूँ आपको। ये सभी ओमिशंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन पर क्लॉज सब क्लॉज 2 एनिमल के बारे में बात करते हैं। एनिमल का क्या मतलब है, कोई भी लिविंग क्रिएचर ह्यूमन बीइंग के अलावा। मतलब एनिमल या फिर जानवर का मतलब वो होगा जो कि इंसान नहीं है। चाइल्ड का क्या मतलब है, जो भी 18 से कम की एज का है उसको बीएनएस में चाइल्ड रेफर किया गया है। क्लॉज 4 काउंटरफीट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो काउंटरफीट देखो, बीएनएस में ना काफ़ी जगह काउंटरफीट टर्म यूज़ किया जाएगा, इसके लिए ऑफेंसेस भी हैं। ऐसे ही सभी की सभी डेफिनेशंस, मान लीजिए एक्ट है, आगे हम पढ़ेंगे डिसेप्शन है, जज है, कोर्ट है, ये काफ़ी सारे टर्म्स यूज़ किए जाएंगे अलग अलग प्रोविजंस में। तो ये डेफिनेशन बता दी गई कि काउंटरफीट अगर कहीं पे यूज़ किया गया ना, तो उसका मतलब ये होगा, बीएनएस में पढ़ते हैं कि क्या होगा। काउंटरफीट कब बोला जाएगा एक पर्सन कर रहा है, जब वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिजेंबल करवा दे। मतलब कोई एक चीज़ है, वैसी ही कोई दूसरी चीज़ बना दी, तो बोला जाएगा कि वो पर्सन काउंटरफीट कर रहा है। एंड उस पर्सन का इंटेंशन ये हो कि डिसेप्शन हो सके। डिसेप्शन का मतलब धोखाधड़ी हो सके, यार उसे पता हो कि जो मैंने चीज़ बनाई है, ये डिट्टो चीज़ बना दी, इससे धोखाधड़ी हो सकती है, तब बोला जाएगा किसी को कि वो काउंटरफीट कर रहा है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है नकली नोट बनाना। काउंटरफीट का मतलब भी नकली या फिर जाली ही होता है। मान लीजिए 500 का नोट है, सेम नोट 500 का बना दिया, सेम दिखने वाला, तो बोला जाएगा कि ये जो इस पर्सन ने बनाया, ये मान लीजिए एक्स ने बनाया, कि उसने काउंटरफीट कर दिया। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इमिटेशन है वो एग्जैक्ट हो। मतलब जो ये नोट बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि इससे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, कुछ एक डिफरेंस भी हो सकता है। पर इतना होना चाहिए कि जो भी इसको हाथ में पकड़ के देखे नकली वाले नोट को, उसको फ़र्क ना समझ आए। जैसे कि फर्जी एक वेब सीरीज़ है, उसमें शाहिद कपूर बनाता है, उसमें तो वह एग्जैक्ट बना देता है। पर कुछ समय पहले अभी एक खबर आई थी कि मान लीजिए यहाँ पर गांधी जी होते हैं, इस नोट पर किसी ने अनुपम खेर की फ़ोटो लगा रखी थी। तो ये वाला नोट भी अगर मान लीजिए 500 की 100 नोट की गड्डी है, उसमें अगर 5 नोट लगा दिए जाएँ, तो क्या पता धोखा हो जाए, वहाँ पर कोई ना देखे अच्छे से, तब भी बोल दिया जाएगा कि काउंटरफीट वहाँ पर इंटेंशन थी उस पर्सन की। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, जब एक पर्सन ने दूसरी चीज़ को बना दिया, रिजेंबल करवा दिया, और वह रिजेंबलेंस ऐसा है कि दूसरा पर्सन उससे धोखा खा सकता है। अब जो ये अनुपम खेर जी वाला नोट है, इससे भी कोई धोखा खा सकता है अगर गड्डी में मिला के दे दिया जाए तो अगर ऐसा है तो इट शैल बी प्रिज्यूम, वहाँ पर प्रजम्पशन रेज कर ली जाएगी कि पर्सन जिसने वो ये नकली नोट बनाया है ना, उसकी वहाँ पर इंटेंशन थी ये नकली नोट बनाने की। या तो इंटेंशन प्रिज्यूम कर ली जाएगी या नॉलेज प्रिज्यूम कर ली जाएगी। ठीक है ना, 2 एसेंशियल है यहाँ पर कि एक चीज़ जो है दूसरे जैसी बना दो, और वो जो तुमने चीज़ बनाई है नकली, उससे दूसरे पर्सन धोखा खा सके।
अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो वहाँ पर प्रिजम्पशन रेज कर ली जाएगी किसके खिलाफ, जिसने वो नकली चीज़ बनाई है, काउंटरफेट चीज़ बनाई है, कि वहाँ पे उसकी नॉलेज थी या इंटेंशन थी। अब प्रिजम्पशन रेज करने का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए कोई नकली नोट के साथ पकड़ा जाएगा तो जिसने नकली नोट के साथ पकड़ा है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि इस नकली नोट से धोखा हो सकता है। मतलब प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा कि जो ये एक्यूज ने नकली नोट बनाया है इससे धोखाधड़ी हो सकती है। पर अगर प्रिजम्पशन रेज कर ली गई एक्यूज के अगेंस्ट, अगर ये दोनों पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि इससे धोखा नहीं हो सकता। मतलब जब प्रिजम्पशन रेज कर ली जाती है तो टेबल्स टर्न हो जाते हैं और एक्यूज के अगेंस्ट चले जाते हैं वहाँ पर सर्कमस्टांसेस। तो ये काउंटरफीट देखा हमने क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कोर्ट की डेफिनेशन है। कोर्ट किसको बोला जाएगा, एक सिंगल जज को भी कोर्ट बोल सकते हैं और बॉडी ऑफ जजेस को भी कोर्ट कहा जा सकता है, जो कि जुडिशली एक्ट करने के लिए एम्पावर्ड हैं। फॉर एग्जांपल जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको भी कोर्ट की तरह रेफर किया जाएगा कि वो कोर्ट हैं, क्योंकि वो जुडिशली एक्ट कर सकते हैं। जुडिशली एक्ट करने का मतलब, जुडिशल एक्ट क्या होता है कि डिसीजन सुनाना, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना, समन जारी करना, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जुडिशल एक्ट के। और बॉडी ऑफ जजेस भी, मतलब अगर एक से ज़्यादा स्ट्रेंथ बैठती है, 2 डिवीज़न बेंच जो होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस की बेंच बैठती है, तो बॉडी ऑफ जजेस हो गए, उनको भी एज ए कोर्ट रेफर किया जाएगा जब वो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, या फिर जब वो जज जुडिशल एक्ट कर रहा है तभी उनको कोर्ट रेफर किया जाएगा। मतलब पर्सनल कैपेसिटी में वो कोर्ट नहीं है, मतलब जब वो घर में है तब वो कोर्ट नहीं है। जैसे ही वो जुडिशल एक्ट कर रहे हैं, कोर्ट में बैठे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, तब उनको एज ए कोर्ट रेफर किया जा सकता है। आगे डेथ का क्या मतलब है क्लॉज 6 में, कि डेथ का मतलब है ह्यूमन बीइंग की डेथ, जब तक कुछ कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ना हो कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्ट्रेरी का मतलब कुछ अपोजिट ना लिखा गया हो, मतलब ये लिखा गया कि ही डाइज, वो मर गया, तो कौन मर गया, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ह्यूमन बीइंग ही मरा है, कोई जानवर नहीं मरा है। और अगर लिखना है कि जानवर मरा है, मतलब अगर बताना है कि जानवर मरा है तो बताना पड़ेगा कि कोई डॉग मर गया। वैसे ही लाइफ है, अगर लाइफ लिखा गया है तो वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ मानी जाएगी, जब तक कुछ अपोजिट, वहाँ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कुछ अपोजिट डिनोट करते हैं, कुछ किसी एनिमल की लाइफ, किसी मगरमच्छ की लाइफ, तो अलग बात है। क्लॉज 7 बात करता है डिसऑनेस्टली के बारे में। इसको हम क्लॉज 7 को क्लॉज 36, 37, 38 के साथ पढ़ते हैं। वैसे मैंने जो ये क्लॉज 6 है इसको 17 के साथ पढ़ा है। जो क्लॉजेस जिस क्लॉज के साथ पढ़े जाएंगे मैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अब मैं 6 अलग पढ़ता, 17 अलग पढ़ता, थोड़ा सा लिंक खत्म हो जाता है, तो लिंक करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता है, जब किसी की इंटेंशन हो किसी को रॉन्गफुल गेन करने की और किसी को रॉन्गफुल लॉस करने की। मतलब किसी का रॉन्गफुल गेन करने की आपकी इंटेंशन है और किसी दूसरे पर्सन का रॉन्गफुल लॉस करने की आपकी इंटेंशन है, आप बोला जाएगा कि आप डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहे हैं। डिसऑनेस्टली वर्ड सेक्शन 314, 316 इन जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ यूज़ किया गया है, और भी जगह आई गेस यूज़ किया गया होगा। अब इसका मतलब क्या है, अब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब हमको समझना है, तो उसके लिए क्लॉज 36, 37 है, तभी मैं यहाँ पे इनको लिंक करवा के पढ़ा रहा हूँ। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। अनलॉफुल मीन्स से अगर आप गेन कर रहे हो तो वो रॉन्गफुल गेन है। फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है, वाई ने धोखा करके, फ्रॉड करके या ज़ोर ज़बरदस्ती से, धमकी देकर एक्स की प्रॉपर्टी हड़प ली, तो ये किस मीन्स से हड़पी गई है प्रॉपर्टी, अनलॉफुल मीन्स से। बिकॉज वो जो मीन्स था ज़ोर ज़बरदस्ती करना या धोखा करना, ये क्या था, ये इलीगल मीन्स था, अनलॉफुल मीन्स था। तो यहाँ पर वाई ने अनलॉफुल गेन कर लिया। आगे कहता है कि टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। क्या वाई यहाँ पर एक्स की प्रॉपर्टी लेने के लिए लीगली एंटाइटल्ड था? मान लीजिए नहीं था, तो यहाँ पर वाई ने रॉन्गफुल गेन कर लिया, रॉन्गफुल तरीके से गेन कर ली प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल लॉस क्या होता है इसी एग्जांपल में समझ जाएंगे। लॉस बाय अनलॉफुल मीन, यहाँ पर गेन बाय अनलॉफुल मीन्स था, यहाँ पर लॉस बाय अनलॉफुल मीन। लॉस कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल। एक्स लीगली एंटाइटल था, उसके पास कागज़ थे अपनी प्रॉपर्टी के, मान लीजिए गाड़ी की बात है, सब कुछ था, उसके पास रजिस्ट्रेशन था, आरसी थी, बट स्टिल वाई ने हड़प ली वो गाड़ी। तो इस ट्रांजैक्शन में एक्स का रॉन्गफुल लॉस हुआ है, वाई का रॉन्गफुल गेन हुआ है। एंड वाई ने यहाँ पर डिसऑनेस्टली एक्ट किया है। क्यों? क्योंकि इसने रॉन्गफुल तरीके से गेन किया प्रॉपर्टी, वो जो कार है, और एक्स ने रॉन्गफुल तरीके से लूज़ किया प्रॉपर्टी। 38 क्लॉज कहता है गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। इसका मतलब अलग से बताता है ये, इस क्लॉज में थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है कि रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है, जब कोई पर्सन रिटेन करता है रॉन्गफुली,
रिटेन का मतलब रख लेना अपने पास, या जब वो पर्सन एक्वायर करता है रॉन्गफुली। एंड उल्टा इससे अपोजिट वो होगा कि जो लूज़ कर रहा है रॉन्गफुली, उसका क्या मतलब होगा, जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी थी, ही वॉज केप्ट आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, लीगली उसका राइट था पर उसको अपनी प्रॉपर्टी से दूर रखा गया, या उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, तो उस केस में बोला जाएगा रॉन्गफुल लॉस हो गया उस पर्सन का। तो ये तीनों चारों तो उस केस में बोला जाएगा कि रॉन्गफुल लॉस हो गया उस पर्सन का। तो ये चारों क्लोजेज होप्स आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम डॉक्यूमेंट पर। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को कैसे डिफाइन किया गया बीएनएस में, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। मतलब कि कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया हो, डिस्क्राइब किया गया हो किसी भी सब्सटेंस पे लेटर, फिगर या मार्क्स के द्वारा। मतलब डॉक्यूमेंट का जो डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है काफ़ी वाइड है, कोई नैरो डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर बीएनएस में। मतलब डॉक्यूमेंट में कोई कागज़ का टुकड़ा भी आ सकता है, कोई पत्थर भी आ सकता है, कोई कार्डबोर्ड भी आ सकता है, बट शर्त ये है यहाँ पर, कंडीशन ये है कि उसको डिस्क्राइब किया गया हो अपॉन लेटर, फिगर या मार्क्स के द्वारा। एनी सब्सटेंस का मतलब है कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए पत्थर है, यहाँ पर पत्थर पर एक कुछ लिख दिया गया, मान लीजिए कोई इंस्क्रिप्शन कर दिया गया, AS लिख दिया गया। अब ये लेटर्स की हेल्प ली गई है यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल ये जो रोक है ये उस केस, किसी केस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एविडेंस में यूज़ हो सकता है किसी तरीके से, तो इसको भी डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। आगे ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, बाय वन और मोर ऑफ दोज मीन्स, मतलब इन या तो लेटर्स लिख लो, या फिगर्स मतलब कि 1 2 3 हो गया, या मार्क्स मतलब कि प्लस हो गया, स्टार हो गया, ऐसे कुछ मार्क्स हो गए। एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी इसमें इंक्लूड होगा। कोई CD हो गई, कोई पेन ड्राइव हो गई, वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर की डेफिनेशन के अंदर आएगी। इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। या तो ये इंटेंशन हो कि जो ये मान लीजिए एक पेपर, पीस ऑफ पेपर है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें काफ़ी सारे टर्म्स लिखे गए हैं। अब जब दो पार्टीज़ आपस में ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वहाँ पर इंटेंशन क्या होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए, दूसरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एविडेंस की तरह भी यूज़ में आता है अगर दोनों के बीच में कभी डिस्प्यूट हो जाए कि A ने कितने रुपए देने थे, B ने कितनी ज़मीन देनी थी, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एविडेंस की तरह यूज़ होता है। तो वही लिखा हुआ है, या तो इंटेंशन होनी चाहिए इसको एविडेंस में यूज़ करने की, या फिर ये एविडेंस में यूज़ हो सकता हो। ये जो AS लिखा, इनिशियल लिखा हुआ पत्थर है, मान लीजिए अगर हो सकता है तो वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, अगर ये एविडेंस के तरीके से यूज़ हो सकता है किसी ट्रायल में। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, ये इमेटीरियलाइज बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लेटर, फिगर और मार्क्स जो फॉर्म किए गए हैं वो उसकी इंटेंशन हो कोर्ट में यूज़ करने की। मतलब कोई भी सब्सटेंस को डॉक्यूमेंट तब बोला जाएगा जब वो एविडेंस में यूज़ हो सकता है, हमने देखा। पर ये जरूरी नहीं है कि एविडेंस में यूज़ हो, कोर्ट के अंदर वो एविडेंस में यूज़ हो, कहीं और किसी भी जगह पे वो अगर एविडेंस में यूज़ हो सकता है तो उसको डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ये एग्जांपल था, यहाँ पे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होगा जो कि एविडेंस की तरह के तरीके से यूज़ हो सकता है, एविडेंस की तरह यूज़ हो सकता है। चेक अपॉन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट, चेक भी एक डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको वकालतनामा बोला जाता है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान, जो कि जिसकी इंटेंशन है या फिर जो कि यूज़ हो सकता है एज एविडेंस, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। मैप प्लान, किसका मैप प्लान, घर का मैप प्लान हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का वो मैप और प्लान हो सकता है। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट, एक राइटिंग है, उसमें ये लिखा गया है, मान लीजिए प्रिंसिपल ने एजेंट को लिखा है कि तुमने X से भी उधार लेके आना है, Y से लेके आना है, Z से लेके आना है, और इतना इतना लेके आना है, अमाउंट भी बता दिया। तो जो राइटिंग है इसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, ये भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। आगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। ये क्या कहता है, जहाँ पर जो भी चीज़ एक्सप्रेस की गई है लेटर, फिगर और मार्क से, मर्केंटाइल और अदर यूजेस से अगर वो एक्सप्रेस हो रही है, एक्सप्लेन हो रही है, तो ये बोला जाएगा कि वो एक्सप्रेस हो रही है लेटर, फिगर, मार्क से, बेशक वो एक्चुअली एक्सप्रेस ना हो रही हो। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन है, मैं इजी करके बता देता हूँ। मर्केंटाइल यूजेस के बारे में बात की गई है, मर्केंटाइल और अदर यूजेस, मतलब जो रोज़मर्रा जो हमारा जो बिज़नेस होता है, नॉर्मल मार्केट्स में एक रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो और ये रूल मैंने भी देखा है, इलस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है, मैं जो नॉर्मल रूल चलता है मैं बता देता हूँ। वो एक रूल होता है कि मान लीजिए डिलीवरी करने आएगा ना कोई इंसान, मान लीजिए ये है शॉप है, ये किराने की शॉप है, इन्होंने मंगवाया अपना सामान कहीं से भी, मान लीजिए जयपुर से मंगवाया, ठीक है। अब जयपुर से सामान आएगा, अब डिलीवरी आएगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिलीवरी आती है।
तो ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक जो इसकी इनकी डिलीवरी लेके आएगा, तो जब ये डिलीवरी लेके आएगा इस शॉप पे, अब एक कुछ वो बिल्टी दिखाता है, मतलब एक कागज़ दिखाता है जिस पर जो ये दुकान के मालिक है उनको साइन करने होंगे, और उस कागज़ के पीछे मान लीजिए कुछ भी लिखा होगा, मान लीजिए लिखा है 130। वो 130 का क्या मतलब है वहाँ पर? ना 130 रुपये लिखे, ना ये लिखा है 130 रुपये देने हैं लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। बट उसका एक जनरल अगर मीनिंग हम निकालें तो ये होता है कि 130 रुपये जो ये दुकान वाला है वो जो डिलीवरी लेके आया उनको देगा। तो अब क्लियर शब्दों में नहीं लिखा था कि 130 का मतलब क्या है। 130 तो कुछ भी हो सकता है, रुपए भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका मतलब। बट एक यूजेज है, एक मर्केंटाइल यूजेज है कि जो बिल्टी आती है, जो डॉक्यूमेंट आता है उसके पीछे लिखा होता है जो भी, उसका मतलब ये होता है कि उतने रुपए दुकानदार ने डिलीवरी वाले को देने हैं। तो वही बात लिखी गई है कि एक्सप्लेनेशन में यही बात कही गई है, बेशक लेटर फिगर मार्क से वो एक्चुअली एक्सप्रेस ना की गई हो ये चीज़, बट मर्केंटाइल यूजेज में अगर वो आ रही है, उसका मतलब अगर निकल रहा है तो उसको मान लिया जाएगा कि वो भी डॉक्यूमेंट है। इसका इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा ही है जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ए जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में अपना नाम लिख देता है उसके पीछे बिल ऑफ एक्सचेंज के, और उसका मतलब होता है पेबल टू ऑर्डर। पेबल टू ऑर्डर का मतलब, मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 5,000 का मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें ए ने पीछे नाम लिख दिया अपना ए। अब ए अपना अगर नाम लिख देगा उसका मतलब क्या होता है? पेबल टू ऑर्डर, मतलब जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा ना, ए उसको 5,000 रुपये अदा करेगा, देगा। जो मर्केंटाइल यूजेज में इसका मतलब है दैट द बिल इज़ टू बी पेड टू दी होल्डर, मतलब कि जो जिसके पास भी होगा, होल्डर का मतलब जिसके पास भी ये बिल होगा, मान लीजिए बी को मिला ये बिल, बी ने आगे सी को दे दिया, 5,000 रुपये में बेच दिया, ये बिक भी जाते हैं। अब जो इसको मिला ये सी को बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके पीछे भी ए का ही नाम लिखा हुआ, सेम ही इसने दिया है जो बी को मिला था, तब सी जो है ए से 5,000 रुपये ले सकता है। तो जो एंडोर्समेंट, मतलब ए ने जो अपना नाम लिखा है, इसका मतलब होता है पे टू दी होल्डर। अब पे टू दी होल्डर तो लिखा नहीं हुआ ना, बट जो ए ने अपना नाम लिख दिया, इसका मतलब मर्केंटाइल यूजेज में ये होता है। तो वही एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉज 9 फ्रॉडुलेंटली के बारे में बात की गई है। फ्रॉडुलेंटली का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज़ धोखाधड़ी की नीयत से की जाए उसको फ्रॉडुलेंटली वो बोला जाएगा कि फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को अगर फेक सामान बेच दिया, ये कह के बेच दिया कि मैं नाइकी के शूज़ बेच रहा हूँ, बट वो हाइकी के थे जो भी थे, या एडिडास के शूज़ बेच रहा हूँ पर वो एबीबास के शूज़ उसने बी को बेच दिए, तो वहाँ पर बोला जाएगा ए ने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया है। क्लॉज 10 कहता है जेंडर के बारे में। जेंडर जो है ही और उसके डेरिवेटिव्स, ही के डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं? हिम हो सकता है। तो कहीं पे भी अगर ही लिखा गया है, इसका मतलब वो डिनोट कर रहा है मेल को, फीमेल को या ट्रांसजेंडर को। ये एक नया वर्ड यूज़ किया गया है, ट्रांसजेंडर। पहले आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में किया गया है। ट्रांसजेंडर का जो मीनिंग है वो सेक्शन 2 के ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 से लिया गया है। तो कहीं पर अगर ही लिखा गया है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आदमी मतलब लड़का ही हो, वो फीमेल भी हो सकती है। ट्रांसजेंडर के लिए भी ही यूज़ किया जा सकता है। गुड फेथ, क्लॉज 11 में गुड फेथ के बारे में बात की गई है। गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। जो भी चीज़ बिना केयर और अटेंशन से की जाए उसको बोला जाएगा कि ये गुड फेथ से नहीं की गई है। तो अगर ड्यू केयर और अटेंशन है तभी बोला जाएगा कि गुड फेथ से इस इंसान ने काम किया है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर कोई डॉक्टर बिना किसी पेशेंट की हिस्ट्री जाने हुए उसको मेडिसिन मान लीजिए प्रिस्क्राइब कर देता है, मान लीजिए जो पेशेंट आया है उसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, प्रॉब्लम है, बट डॉक्टर ने बिना कुछ जाने, बिना उससे पूछे कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे बीपी उसका शूट हो सकता है, तो आपने केयर और अटेंशन वहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं रखा है, तो बोला जाएगा कि आपने गुड फेथ, वहाँ पर आपका गुड फेथ नहीं था। नेक्स्ट क्लॉज यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में बात करें। गवर्नमेंट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 13, हार्बर के बारे में बात कर रहे हैं। हार्बर का क्या मतलब होता है? हार्बर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है हार्बर में? किसी पर्सन को शेल्टर, फूड, मतलब घर मान लीजिए, खाना पीना, पैसा, कपड़े और क्या कहते हैं आर्म्स, एमुनेशन, कोई हथियार प्रोवाइड करना, या मीन्स ऑफ कन्वेंस, कुछ मान लीजिए गाड़ी प्रोवाइड कर देना, या असिस्ट करना उसको किसी भी तरीके से, जैसे कि ऊपर लिखा गया है, या फिर किसी और तरीके से। टू अवेट एप्रीहेंशन, मतलब कोई अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे है और उससे अरेस्ट से भागने में हेल्प करना, आप ऑफेंस कमिट कर देते हो वहाँ पर हार्बरिंग दी ऑफेंडर का, जो कि आईपीसी में पनिशेबल है सेक्शन 212 बीएनएस में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लॉज 14, इंजरी की जो डेफिनेशन दी गई है। तो कोई भी हार्म जो कि इलीगली कॉज किया गया हो किसी पर्सन को इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है डेफिनेशन है। इंजरी का मतलब कोई भी हार्म, सबसे पहले हार्म इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन, ये चारों में से किसी भी तरीके से किया गया हो उसको इंजरी बोला जाता है।
बॉडी मतलब थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, माइंड मतलब कि शॉक दे दिया उसको, ट्रॉमा दे दिया, उसका मेंटल ब्रेकडाउन करवा दिया, रेपुटेशन डिफेमेशन कर दिया, प्रॉपर्टी मिसचीफ कमिट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, गाड़ी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसको अगर चोट पहुंचा दी, हार्म पहुंचा दिया, तो वो सब कुछ इंजरी के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लॉज 15 जो कि बात करता है इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इलीगल का मतलब होता है, ये अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 BNS पढ़ेंगे ना, उसके साथ हमको बहुत काम आता है ये वर्ड। इलीगल का क्या मतलब है, जो कि ऑफेंस हो, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, या फिर जो सिविल रॉन्ग हो, जो कि ग्राउंड दे सिविल एक्शन का मतलब कि जो सिविल रॉन्ग हो। ऑफेंस मतलब कि कोई भी अपराध, ऑफेंस मतलब कि मर्डर हो गया, चोरी हो गई, जैसे कि अभी बताया हार्बरिंग ऑफेंडर का ऑफेंस हो गया। तो अगर आप ऑफेंस कर रहे हो तो आप कुछ इलीगल कर रहे हो। प्रोहिबिटेड बाय लॉ का मतलब किसी और लॉ में अगर कुछ एक्ट ऑफेंस है, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल पॉक्सो में जो बच्चों से सेक्सुअल ऑफेंस करना किसी भी तरीके से वो पनिशेबल है। फॉर एग्जांपल NDPS, किसी भी तरीके का प्रोहिबिटेड ड्रग लेके जाना, अपने पास पोजीशन में होना, बेचना, वो इलीगल है, मतलब वो एक ऑफेंस है वहाँ पर, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ की कैटेगरी में आएगा। और सिविल एक्शन, जो भी ग्राउंड है सिविल एक्शन का, कोई भी सिविल रॉन्ग भी इलीगल की कैटेगरी में आएगा। सिविल रॉन्ग का एग्जांपल हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी है, लीगली बाउंड टू डू। लीगली बाउंड टू डू एक पर्सन को कब बोला जाएगा कि एक पर्सन लीगली है, एक चीज़ को बाउंड है करने की, कब बोला जाएगा, जब एक चीज़ इलीगल होगी उसमें ओमिट करना, उसके लिए ओमिट करना अगर कोई चीज़ इलीगल हो जाए ना, तो ये बोला जाएगा कि वो पर्सन लीगली बाउंड है उस चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया, समन को फॉलो करना, मतलब समन आ रहे हैं तो आप कोर्ट में जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो इलीगल है, और अगर इलीगल है तो मतलब आप लीगली बाउंड हो समन को फॉलो करने के, कोर्ट में जाने के। नेक्स्ट यहाँ पर क्लॉज 16 है, जज की डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। मीन्स अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया एज अ जज, मतलब जो जज की पोस्ट पे है। एंड प्लस इंक्लूड्स ए पर्सन, ये सभी पर्सन्स भी इंक्लूड हो गए जिसकी डेफिनेशन में, हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, ए डेफिनेटिव जजमेंट, जो कि लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है किसी लीगल प्रोसीडिंग में, बेशक वो सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, एक डेफिनेटिव जजमेंट देने के। डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब होता है एक ऐसी जजमेंट जो फाइनल हो, जो कि एग्जीक्यूट हो सके। मतलब किसी को अगर 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई है तो वो एग्जीक्यूट हो सके, उसको जेल में भेजा जा सके 2 साल तक, उसको बोलेंगे डेफिनेटिव जजमेंट। और अ जजमेंट विच इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, या फिर एक ऐसी जजमेंट सुनाने के लिए वो पर्सन एम्पावर्ड हो जो कि अगर अपील ना की जाए तो डेफिनेटिव हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हमारे पास जो है पावर होती है अपील करने की, और अलग अलग टाइम होता है अपील का, कहीं पर 90 दिन होगा, कहीं पर 30 दिन होगा, कहीं पर 7 दिन अपील करने का टाइम होगा, वो केस टू केस डिपेंड करता है। तो अगर अपील ना की जाए तब वो जजमेंट फाइनल हो जाएगी, क्योंकि अगर अपील कर दी गई तो फिर आगे अगली कोर्ट में वो ट्रायल चलेगा ना, हाई कोर्ट में चले या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले या सुप्रीम कोर्ट में चले, वो डिपेंड करता है पहले कहाँ ट्रायल चल रहा था। तो जो पर्सन ऐसी भी जजमेंट सुना सके वो भी जज होगा, या एक ऐसी जजमेंट सुना सके जो अगर कोई अथॉरिटी कंफर्म कर दे तो वो जजमेंट डेफिनेटिव होगी, फाइनल होगी। इस लाइन का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो सेशन जज होते हैं, सेशन जज के पास पावर होती है डेथ सेंटेंस सुनाने की, बट सब्जेक्ट टू कन्फर्मिटी। अगर हाई कोर्ट कन्फर्म कर देती है तब वो डेथ सेंटेंस फाइनल होता है। तो वो जो सेशन कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनको भी हम एज जज ही रेफर करते हैं, तो वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं। तो सिंपल अगर हम समझे तो जो एक पर्सन जो तो डेजिग्नेटेड हो एज ए जज, या फिर जो जजमेंट सुना सके, एक फाइनल जजमेंट सुना सके, या दूसरा हु इज़ वन ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन्स विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव ए जजमेंट, मतलब जो कि एक इंसान है किसी बॉडी या पर्सन्स में। यहाँ पर बात की जा रही है जो डिवीज़न बेंच होता है, या फिर 3 जजेस बेंच या 5 जजेस बेंच के बारे में बात की जा रही है। मतलब 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की बेंच है, तो हर एक पर्सन जो भी वहाँ पर 5 के 5 होंगे वो जजेस होंगे वहाँ पर। कोई बॉडी ऑफ जजेस में एक जज है उसको भी जज बोलेंगे, कोई अकेला अगर कोर्ट में जज है उसको भी जज बोलेंगे। इलस्ट्रेशन यहाँ पर है, इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज मतलब कि कोई ऑफेंस उसने करा है किसी एक्यूज ने, उससे रिलेटेड अगर फैसला सुनवाई कर रहे हैं अगर मजिस्ट्रेट जो है, मान लीजिए सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अगर चार्ज लगाया गया है किसी पर, षड्यंत्र रचना, किसी ऑफेंस को करने के लिए अगर कोई प्लानिंग चल रही है तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है, सेक्शन 61 में पनिशेबल है। तो अगर किन्हीं 2 लोगों पे मान लीजिए सेक्शन 61 का चार्ज लगा है और कोई मजिस्ट्रेट वहाँ पर फाइन सुना रहे हैं, या फिर अगर कोई इम्प्रिजनमेंट उनको जेल की सज़ा सुना दे, और वहाँ पर वो जो उन्होंने सज़ा सुनाई है वो विद अपील हो या फिर विदाउट अपील हो, उस केस में अपील की जा सकती है या फिर ना भी की जा सकती हो, दोनों ही केसेस में उनको जज बोला जाएगा।
तो जज की डेफिनेशन देखी। आगे डेफिनेशन छोटी छोटी हैं। क्लॉज 18 बात करता है लोकल लॉ के बारे में। लोकल लॉ क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट पर अगर कोई अप्लाई होगा लॉ, उसको लोकल लॉ बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, जो रेंट एक्ट होते हैं, जैसे कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, या फिर हरियाणा में अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है। ऐसे ही हर एक स्टेट में लगभग अलग अलग अपने, जैसे कि यूपी में ज़मींदारी एक्ट है, तो जो वो एक्ट्स हैं दिल्ली रेंट कंट्रोल, वो दिल्ली पे ही अप्लाई होता है। जो यूपी का ज़मींदारी एक्ट है वो यूपी पर ही अप्लाई होता है। तो वो जो लॉज हैं वो लोकल लॉ का एग्जांपल है। स्पेशल लॉ क्लॉज 30 में बात की गई है। स्पेशल लॉ क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि जुवेनाइल्स पर ही अप्लाई होता है। जैसे कि पॉक्सो, जो कि चिल्ड्रंस पे, जो कि 18 से कम है, माइनर्स पर ही अप्लाई होता है, इनकेस उनके साथ कोई सेक्शुअल एक्टिविटी, कोई सेक्शुअल ऑफेंस होता है। तो आगे क्लॉज 19 है, मैन के बारे में बात की गई है। मैन क्या होता है, मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, किसी भी एज का अगर कोई मेल है तो उसको मैन रेफर किया जाएगा, मैन रेफर किया जाएगा। जैसे कि अगर 5 साल का बच्चा है वो भी मैन है, अगर 90 ईयर्स का कोई ओल्ड पर्सन है वो भी मैन है। वैसे ही वुमेन के लिए अगर कोई फीमेल है, ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, कोई अभी जिसका जन्म ही हुआ है, उसको भी वुमन ही रेफ़र किया जाएगा। जो ओल्ड एज में है उनको भी वुमन ही रेफ़र किया जाएगा। क्लॉज 20 किस बारे में बात करता है, मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर, तो वर्ड मंथ और ईयर इज़ यूज इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट मंथ और ईयर इज़ टू बी रेकन्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो कहीं पर भी मंथ और ईयर का यूज़ किया जाएगा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर वो कैलेंडर होता है जो कि हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, जनवरी, फरवरी, ये जो कैलेंडर होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लॉज 21 है। क्लॉज 21 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। वैसे तो ये जो डेफिनेशन अगर अच्छे से समझनी है तो टीपीए में, बहुत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हुई है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आप बुक में ही पढ़ सकते हैं अपने आप से, पर फिर भी यहाँ पर दी हुई है तो मैं बता देता हूँ कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। हर प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा एक्सेप्ट इन सबको छोड़कर। एक तो लैंड, मतलब कि जो ज़मीन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अचल संपत्ति है। पहला लैंड नहीं आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी में। दूसरा थिंग्स अटैच टू दी अर्थ नहीं आएगा, जो कि चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल जो दीवार है, दीवार भी अर्थ से जुड़ी होती है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल नहीं है वो। या फिर जो कुआं होता है, वेल्स होते हैं, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। एंड तीसरा परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच्ड टू द अर्थ। जो चीज़ें अटैच हैं अर्थ से, उससे अगर कोई चीज़ परमानेंटली फास्टेंड है, मतलब मान लीजिए दीवार, मैंने जैसे कि इसमें बताया दीवार आएगी, अब इस दीवार के साथ मान लीजिए कोई दरवाज़ा लगा हुआ है, इससे अटैच है ये दरवाज़ा, तो वो यहाँ पर आएगा, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। जो दरवाज़ा होगा अगर वो परमानेंटली अटैच है किसी दीवार से, या कोई खिड़की है जो कि परमानेंटली अटैच है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यही था इसमें क्लॉज 21 में। क्लॉज 22 नंबर के बारे में बात करता है। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जब तक वहाँ पर कुछ अपोजिट ना लिखा जाए, जो सिंगुलर नंबर है वो उसमें इंक्लूड होगा प्लूरल नंबर, एंड द अपोजिट वाइस वर्सा, एंड द वर्ड्स इंपोर्टिंग प्लूरल नंबर इंक्लूड्स सिंगुलर नंबर। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है पर्सन, पर्सन लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के बारे में बात की जा रही है, उसका मतलब पर्सन्स भी हो सकता है। कहीं पर लिखा गया है ऑफिसर, तो ऑफिसर का मतलब एक ऑफिसर नहीं, वो ऑफिसर्स भी हो सकता है। एंड सेम अपोजिट भी ऑफिसर्स लिखा गया तो वो एक ऑफिसर भी हो सकता है। वैसे तो वहाँ जहाँ भी लिखा जाएगा वहाँ पे नंबर भी मेंशन कर दिए जाएंगे कितने ऑफिसर्स हैं, जो भी फैक्ट्स होंगे वहाँ पर। बट स्टिल जो ये डेफिनेशन कह रही है उसकी बात माननी है कि अगर ऑफिसर लिखा गया तो उसमें एक से ज़्यादा ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। ओथ, क्लॉज 23 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओथ इंक्लूड, सबसे पहले तो ये इंक्लूड का मतलब जान लो। इंक्लूड अगर कहीं पर भी डेफिनेशन के आगे लग जाए तो उसका मतलब होता है वो जो डेफिनेशन में एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब वो कंप्लीट नहीं है डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव ना होने का मतलब कंप्लीट ना होना। तो इंक्लूड का मतलब ये भी इंक्लूड होगा, सिर्फ यही इंक्लूड नहीं होगा, ये भी होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, ओथ जो है कोर्ट में नॉर्मली हम कैसे दी जाती है, इन द नेम ऑफ गॉड दी जाती है, भगवान के नाम पर दी जाती है ओथ जो है। बट उसमें सॉलम अफर्मेशन और डिक्लेरेशन भी आएगा जो कि ओथ की जगह पर दी जाती है, वो भी ओथ में इंक्लूड होगा। इसका मतलब क्या है कि आप ये एक अफर्म कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो ऑनेस्ट, कि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं सच बोलूँगा। वहाँ पर भगवान के नाम पर आप नहीं बोल रहे हो, इन द नेम ऑफ गॉड आप कसम नहीं खा रहे हो, बट आप खुद ही अफर्मेशन दे रहे हो कि मैं, या डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मैं सच बोलूँगा।
ठीक है ना, सॉलम अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, वो भी ओथ, ये दोनों चीज़ें ओथ के अंदर इंक्लूड होगी, जो कि लॉ कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के सामने दो, तीसरा एसेंशियल, और जिसका यूज़ होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रूफ, मतलब किसी चीज़ को साबित करने के लिए अगर उसका यूज़ हो, चाहे वो कोर्ट में हो या फिर वो कोर्ट में ना दी जाए, तो उसको भी ओथ में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप कोर्ट में हो, आप कोर्ट में हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, मैं कोर्ट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। कोर्ट में हो, अगर आप जज के सामने बोलते हो कि मैंने वाई को देखा है उस जगह से भागते हुए जहाँ पर मर्डर हुआ था, वहाँ से वाई भाग रहा था, तो आपने एक डिक्लेरेशन दिया है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के सामने दिया है, ये जो है आपका डिक्लेरेशन, ये पर प्रूफ की तरीके से यूज़ होगा और आपने कोर्ट में दिया है। बट आपने यहाँ डिफरेंस क्या कर दिया, आपने बस इन द नेम ऑफ गॉड नहीं बोला, जो एक्चुअल ऑथ दी जाती है उस तरीके से आपने एक तरीके से कसम नहीं खाई वहाँ पर, बस आपने डिक्लेयर करा कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो भी ओथ में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑफेंस की डेफिनेशन, ऑफेंस की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल बाय दिस संहिता, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पनिशेबल है इस संहिता में, उसको ऑफेंस बोला गया है। मतलब अपराध उसी चीज़ को बोला गया है जो कि इस संहिता के अंदर पनिशेबल है। अगर कोई चीज़ इस संहिता के अंदर पनिशेबल नहीं है तो वो ऑफेंस भी नहीं होगी। कोई फॉर एग्जाम्पल चीज़ ऑफेंस, कोई थिंग ऑफेंस तभी होगी जब उसके लिए पनिशमेंट है, जेल की सज़ा हो, फाइन हो, कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट हो, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है ऑफेंस कहलाने के लिए एक चीज़ को। क्लॉज ए क्लॉज बी, वैसे तो क्लॉज ए क्लॉज बी थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा अच्छे से, बट स्टिल अगर मैं बता देता हूँ आपको, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो समझ कर कि तुझे ये आता है क्या, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल है समझना, नॉर्मली पढ़ते नहीं लोग, मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पर क्लॉज ए में लिखा हुआ है जो चैप्टर 3 है, और ये सभी सेक्शंस हैं, सेक्शन 8, 9, ये जो लंबी सी लिस्ट है, इन सभी सेक्शंस में ना जो ऑफेंस वर्ड का मतलब है वो है मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और एनी अंडर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। अब इसका क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ चैप्टर 3 से एग्जांपल लेता हूँ मैं सेक्शन 22 का। सेक्शन 22 बात करता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में। कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन है जो कि मेंटली कैपेबल नहीं है, जिसको कोई ना कोई बीमारी है, दिमागी तौर से बीमार है वो, तो अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी कोई सज़ा नहीं होती है। ये सेक्शन 22 में लिखा गया है, जो आईपीसी में सेक्शन 84 था। तो सेक्शन 22 के लिए, बिकॉज सेक्शन 22 चैप्टर 3 का पार्ट है, तो सेक्शन 22 के लिए जो वर्ड ऑफेंस है ना, उसका मतलब है थिंग पनिशेबल अंडर द संहिता और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ये दोनों क्यों ऐड कर दिए गए, ये समझना है हमको यहाँ पर, बिकॉज यहाँ तो अंडर द संहिता पनिशेबल है, यहाँ पर ये दोनों इसलिए ऐड किए गए हैं बिकॉज अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो इस संहिता में, जो ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो चोरी कर लेता है, ठीक है, अब वो चोरी कर लेता है, चोरी इज़ एन ऑफेंस। क्यों ऑफेंस है, बिकॉज वो चोरी जो है इस संहिता के अंदर पनिशेबल है, 3 साल उसकी पनिशमेंट है। बट अगर वो अनसाउंड माइंड का पर्सन ड्रग्स ले आता है कहीं से, ड्रग्स जो हैं अपने पोजेशन में लेना, वो एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के अंदर पनिशेबल है। तो अगर वो अनसाउंड माइंड के पर्सन के पास कोई इलीगल ड्रग्स मिल जाते हैं तो क्या होगा, वो जो पोजेशन में रखना ड्रग को, क्या वो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है? नहीं है। आईपीसी अगर मैं बोल दूं बीच में तो उसका मतलब बीएनएस समझ लेना, बिकॉज अभी आदत नहीं गई है। तो जो ड्रग्स का पोजेशन रखना, वो क्या बीएनएस के अंदर पनिशेबल है? बिल्कुल नहीं है। छोटे मोटे सेक्शंस होंगे बट मेन प्रोविज़न नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल लॉ है एनडीपीएस। बट सेक्शन 22 के लिए एक एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर स्कोप सेक्शन 22 का, यहाँ पर डाल के कि सेक्शन 22 के लिए ऑफेंस का मतलब होगा कोई ऐसी भी चीज़ जो कि स्पेशल लॉ में पनिशेबल हो। तो सेक्शन 22 का जो वो डिफेंस है अनसाउंड माइंड के पर्सन को जो मिलता है वो स्पेशल लॉ में भी मिलेगा अगर स्पेशल लॉ का कोई ऑफेंस कमिट हो गया, और लोकल लॉ में भी मिलेगा अगर लोकल लॉ का कोई ऑफेंस कमिट हो गया। ऐसे ही ये सभी सेक्शंस अगर आप रिलेट करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा। और ऐसे ही मैं एक सेक्शन देख लेता हूँ यहाँ पर, ये सेक्शन 49 अबेटमेंट के बारे में बात करता है। ये सभी सेक्शंस अबेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अबेटमेंट का जो एग्जांपल है वो मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ए बी को कहता है कि सी का मर्डर कर दो तुम, तो ए ने अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट कर दिया। ओके, तो क्या है, अब सेक्शन 49 का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अगर ए ने बी को कहा कि तू ब्राइब ले, मतलब तू सी को कह दे कि सी ब्राइब ले लेगा, सी एक पब्लिक सर्वेंट है। ए ने बी को उकसाया कि वो सी को उकसाए कि सी ब्राइब ले ले मुझसे। तो ब्राइब लेना इज़
पनिशेबल अंडर आई गेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो पनिशेबल होगा, बीएनएस में पनिशमेंट नहीं है आई गेस। ब्राइबरी का ऑफेंस भी है, वो इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस है, बट इन जनरल नहीं है यहाँ पर पनिशमेंट। तो ब्राइबरी इज नॉट एन ऑफेंस अंडर बीएनएस बट इट इज़ एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच कम्स अंडर स्पेशल लॉ। तो अबेटमेंट अगर आप करते हो वो एक ऑफेंस का करते हो, ऑफेंस क्या है जो कि इस संहिता के अंदर पनिशबल है, बट क्लॉज ए में एक्सपेंड कर दिया स्कोप, ऑफेंस उसका ऑफेंस वो भी है जो कि स्पेशल लॉ के अंदर पनिशबल है। तो अगर आप अबेट कर रहे हो एक ऐसे ऑफेंस का जो स्पेशल लॉ के अंदर पनिशबल है तो वो भी ऑफेंस की डेफिनेशन में आएगा, ये इसका पर्पस है। क्लॉज बी में एक डिफरेंस है कि जो ये सभी सेक्शंस दिए गए हैं, आ गया जी, यहाँ लिखा गया कि ऑफेंस का मतलब है एक्ट पनिशबल अंडर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, इसमें संहिता के बारे में बात नहीं की गई है। प्लस एक कंडीशन है जहाँ पर वो जो इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए वो 6 महीने या उससे ऊपर का होना चाहिए, तभी ये क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर ये सभी सेक्शंस यहाँ पनिशबल होने के। वो लिंक एक तरीके से इस्टेब्लिश करना होता है वो। तो ऑफेंस की डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्सन एंड पब्लिक दोनों की डेफिनेशन है 26 एंड 27 में। तो क्लॉज 26 पर्सन के बारे में बात करता है। पर्सन इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन का मतलब मेल और फीमेल तक सीमित नहीं है आईपीसी में, बीएनएस में। इट इंक्लूड्स कंपनी, कंपनी भी इंक्लूड होगी पर्सन में। पर्सन अगर कहीं पर लिखा गया है उसमें कंपनी भी इंक्लूड, उसका मतलब वो कंपनी के बारे में भी रेफरेंस हो सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है पर्सन का मतलब, या फिर बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर ना हो। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कंपनीज एक्ट में, होप्स आपको पता होगा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या होता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देना किसी कंपनी को, किसी एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन्स को, वो इनकॉर्पोरेशन होता है। चाहे इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या फिर ना हुआ, वो पर्सन में ही इंक्लूड होगा। क्लॉज 27 पब्लिक के बारे में बात करता है। इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो पब्लिक का मतलब वैसे अगर हम सोचें कि अगर एक कहीं पर टर्म लिखी गई है कि क्राइम हैज़ बिन कमिटेड अगेंस्ट पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब सोसाइटी एट लार्ज, पूरे सोसाइटी अगेंस्ट वो क्राइम हुआ, इसका मतलब ये होगा। बट उसका मतलब पब्लिक का मतलब क्लास ऑफ पब्लिक भी हो सकता है। क्लास ऑफ पब्लिक का मतलब जैसे कि डॉक्टर्स, जैसे कि लॉयर्स, जैसे कि कुछ एक कंपनी के इंजीनियर्स, वो उनको भी एज पब्लिक डिनोट किया जा सकता है, या किसी कम्युनिटी को भी पब्लिक कहकर डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि हिंदूज़ को पब्लिक कहकर डिनोट किया जा सकता है, कोई माइनॉरिटी है उसको पब्लिक कहकर डिनोट किया जा सकता है। क्लॉज 27 हुआ। आगे क्लॉज 28 इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है 28, पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। सबसे जो है लंबी डेफिनेशन यही है सेक्शन 2 में। तो क्या कहती है डेफिनेशन, आगे आइए देखते हैं। क्लॉज ए बात करता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमीशनड ऑफिसर के बारे में। जो भी कमीशनड ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। कमीशनड और नॉन कमीशनड ऑफिसर में क्या फ़र्क होता है? जो कमीशनड ऑफिसर होता है वो हाई रैंक ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ये सभी कमीशन पोस्ट होती हैं आर्मी में, तो इनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। वहीं नॉन कमीशन पोस्ट जो होती हैं, कौन सी होती हैं? जैसे कि सिपाही हो गया, हवलदार हो गया, उनको पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर नहीं बोला गया है। कमीशन जो पोस्ट होती हैं उन्हीं को पब्लिक सर्वेंट बोला गया है। क्लॉज बी बात करता है जज के बारे में। जो भी जज होगा वो एक पब्लिक सर्वेंट होगा, बेशक वो बॉडी ऑफ पर्सन्स, वो अकेला डिस्चार्ज कर रहा हो ड्यूटी या फिर कई जजेस के साथ डिस्चार्ज कर रहा हो ड्यूटी, एडजुडिकेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, मतलब फैसला सुना रहा हो, तो वो जज भी एक पब्लिक सर्वेंट है। क्लॉज सी बात करता है बहुत सारे ऑफिसर्स के बारे में। जो भी ऑफिसर्स हैं कोर्ट के, उसमें इंक्लूड होता है लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं तीनों ही। लिक्विडेटर का क्या काम होता है? जब भी कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन है वो लिक्विडेशन में जाती है, वाइंड अप हो जाती है, मान लीजिए किसी कंपनी का दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गई, उस केस में कैसे पैसे का लेन देन होगा, किसका उधार किसको जाएगा, कंपनी ने अगर उधार दे रखा है किसको, वो लेगा लिक्विडेटर, जिससे ले रखा है उसको देगा। तो वो जो प्रोसेस होता है वो लिक्विडेटर आगे देखता है। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर एक ऑफिसर होता है कोर्ट का, जिसका काम क्या होता है? कोर्ट के जब डिस्प्यूट होता है, कोर्ट के अंदर जो डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं, ए और बी पार्टी हैं, इनके जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है इनके बीच में एक प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी जो है रिसीवर के पास, इन अप्रोप्रिएट केसेस, वो डिपेंड करता है कौन से सर्कमस्टांस है, रिसीवर को दे दी जाएगी वो प्रॉपर्टी, वो रिसीवर ही मेंटेन करेगा उस प्रॉपर्टी को, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। बाकी रिसीवर के बारे में और पढ़ना है, सीपीसी में आप पढ़ सकते हो। कमिश्नर कौन होता है? कमिश्नर भी ऑफिसर होता है कोर्ट का, जिसको कुछ फंक्शंस दे सकती है कोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्यूट हो गया किसी के बीच में, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको इवैल्यूएट कर सकता है कमिश्नर, ये ड्यूटी मिल सकती है कमिश्नर को। और कोई ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और मेक ऑथेंटिकेट एनी डॉक्यूमेंट। ये भी जो ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेट करना, रिपोर्ट करना, ये भी यही जो रिसीवर है, कमिश्नर है, लिक्विडेटर है, ये सभी यही काम करते हैं। सर जिसकी ड्यूटी है किसी प्रॉपर्टी को चार्ज में लेने की, रिसीवर हो गया जैसे कि डिस्पोज करने की, लिक्विडेटर हो सकता है वो, टू एग्जीक्यूट एनी लीगल
एनी जुडिशियल प्रोसेस, कोई ऑफिसर जो जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, इसका एग्जांपल हो सकता है बेलिफ, जो कोर्ट में बेलिफ होता है वही काम करता है। टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, ओथ एडमिनिस्टर्स होते हैं कोर्ट में जो ओथ दिलवाते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। इंटरप्रेट करना अगर किसी का काम है, इंटरप्रेटर्स होते हैं कोर्ट में, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। सभी ना ऑफिसर्स दे रखे हैं अलग अलग, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट के, ये सभी के सभी ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट हैं, अलग अलग ऑफिसर्स दे रखे हैं जो जिनके बारे में बात की गई है वो सभी पब्लिक सर्वेंट हैं। जिसकी ड्यूटी है प्रिजर्व करना कोर्ट का ऑर्डर, वही बेलिफ हो गया या रिसीवर हो गया, या स्पेशली ऑथराइज है कोई और ड्यूटीज़ करने के लिए, वो भी कोर्ट का ऑफिसर होगा और पब्लिक सर्वेंट उसको बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। डी क्लॉज क्या कहता है? एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। असेसर कौन होता है? जिसको टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसको मार्केट रेट्स के बारे में पता है, वो असेसर होगा, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। कोई मेंबर ऑफ पंचायत है, पंचायत का मेंबर भी जो असिस्ट कर रहा है कोर्ट को, पब्लिक सर्वेंट को, वो भी यहाँ पर आएगा। क्लॉज ई हर एक आर्बिट्रेटर या फिर दूसरा पर्सन जिसको मैटर रेफर किया गया है डिसीजन के लिए कोर्ट के द्वारा या कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। आर्बिट्रेटर एक तो हो गया, और अदर पर्सन कौन हो सकता है? मीडिएटर हो सकता है, कंसिलेटर हो सकता है, ये सभी पर्सन्स भी पब्लिक सर्वेंट हैं। क्लॉज एफ, हर एक पर्सन जिसके पास पावर है, लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है कि वो किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सके। कौन पर्सन हो सकता है? पुलिस ऑफिसर हो सकता है, जजेस भी इस क्लॉज एफ के अंदर आ सकते हैं। क्लॉज जी किस बारे में बात करता है? हर ऑफिसर, गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करे ऑफेंसेस को। कौन प्रिवेंट करता है ऑफेंसेस? जो ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो गए। टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंसेस, ये भी जो मेंबर्स ऑफ पंचायत होते हैं या फिर जो सरपंच होता है गांव में बात करें, उनका काम होता है ये। टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, कौन जस्टिस करता है ऑफेंडर्स के साथ? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इसमें आ सकते हैं या फिर जजेस आ सकते हैं। और टू प्रोटेक्ट दी पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हो सकते हैं, सेफ्टी और कन्वीनियंस, एनवायरमेंटल ऑफिसर्स हो सकते हैं और कस्टम ऑफिशियल्स हो सकते हैं। ये सब भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। आगे क्लॉज एच, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ट्रेजरी ऑफिसर्स आ सकते हैं या फिर जो सर्वे असेसमेंट करें गवर्नमेंट के बिहाफ पर, इसमें सर्वेयर्स आ सकते हैं जो सर्वे करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, रेवेन्यू ऑफिसर्स हो सकते हैं। आगे है टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है पैसे से रिलेटेड गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बचा के रखे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी ऑफिसर्स हो सकते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। टू प्रिवेंट इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, वही आएंगे। आगे क्लॉज आई, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटीज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी। इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स आ सकते हैं। टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, टू लिवाई एनी रेट और टैक्स ऑफिसर्स आ सकते हैं, जो सर्वेयर्स आ सकते हैं, सर्वे ऑफिसर्स आ सकते हैं यहाँ पर। फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पज ऑफ विलेज टाउन, पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर्स आ सकते हैं, सभी पब्लिक सर्वेंट होंगे। टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर असर्टेनिंग द राइट ऑफ द पीपल, वही पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर्स इस क्लॉज में आ सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स आ सकते हैं, रिकॉर्ड कीपर्स आ सकते हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं गवर्नमेंट का। आगे क्या है? क्लॉज जी, हर एक पर्सन जिसके पास पावर है बिकॉज ऑफ हिज ऑफिस टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन, रिवाइज इलेक्टोरल रोल को जो प्रिपेयर करे, पब्लिश करे, मेंटेन करे, रिवाइज करे। टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन, या जो कंडक्ट करे इलेक्शन या पार्ट ऑफ इलेक्शन, वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। ये कौन हो सकते हैं? इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। क्लॉज के में फर्दर सब क्लॉज 1 है, इन दी सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेमुनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। इस सब क्लॉज का मतलब है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि गवर्नमेंट से रेमुनरेशन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। इन दी सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं लोकल अथॉरिटीज़ के, म्यूनसिपल कमीशन के फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हैं, म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। या फिर इसमें गवर्नमेंट कंपनी के भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। क्लॉज के हुआ एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर 3 एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेड इन दिस क्लॉजेज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, बेशक उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो या फिर ना किया हो, वो पब्लिक सर्वेंट ही होंगे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। Clause B, every person who is in actual possession of situation of public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation is a public servant। इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और बेशक उसके टाइटल में डिफेक्ट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पब्लिक सर्वेंट ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने कोई करप्शन के उस पर चार्जेस लग गए हैं और वो जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं वो सस्पेंड होगा उससे, तो उसके टाइटल में डिफेक्ट आ गया, बट स्टिल अगर वो एक्ट कर रहा है एज ए पब्लिक सर्वेंट, तब भी वो पब्लिक सर्वेंट उसको बोला जाएगा।
वहाँ पर बेशक उसके टाइटल में डिफेक्ट है, या फिर उसको अपॉइंट करते हुए उसका जो लीगल प्रोसेस, वो जो प्रोसेस है वो सही नहीं था, जो भी मेडिकल होता है या फिजिकल होता है या रिटन एग्जामिनेशन होता है वो फॉलो नहीं किया गया, उसको इलीगली अनलॉफुली उसको वो पोस्ट मिल गई, तो उसके टाइटल में डिफेक्ट है। बट स्टिल अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, एज पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है, उसको पब्लिक सर्वेंट ही बोला जाएगा। यहाँ पर क्लॉज सी इलेक्शन का मतलब बता रहा है। इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन मीन्स एन इलेक्शन फॉर दी पर्पज ऑफ इलेक्टिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, म्यूनसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव, म्यूनसिपल और कोई और अथॉरिटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करना ही इलेक्शन होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। इलस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। जो एमसी होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन खत्म हो गई। आगे आते हैं क्लॉज 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी पर। क्लॉज 31 जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ और परपोर्ट्स टू बी ए डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी, जहाँ जिस डॉक्यूमेंट से कोई लीगल राइट क्रिएट होता है। लीगल राइट क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ट्रांसफर होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश होता है, रिलीज होता है। मतलब कि लीगल राइट क्रिएट किस डॉक्यूमेंट से होता है? जो आपके घर के कागजात होते हैं, गाड़ी आपने खरीदी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, उससे आपका लीगल राइट क्रिएट होता है, आपकी ऑनरशिप प्रूव होती है। लीगल राइट एक्सटेंड कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपके पास टेनेंसी राइट है, कहीं पर आप किराएदार हो, 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ है, अब उस 11 महीने में प्लस 11 महीने और ऐड कर दिए गए, तो आपका लीगल राइट वहाँ पर टेनेंसी राइट एक्सटेंड हो गया। ट्रांसफ़र हो जाए जिससे लीगल राइट, फॉर एग्जांपल ये जो इलस्ट्रेशन है यही ट्रांसफ़र का एग्जांपल है। अगर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिख दिया, ए ने, जो अब हमने एग्जांपल भी लिया था, एंडोर्स कर दिया अपना नाम, तो जिसको भी ये जाएगा, मान लीजिए बी को जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बी का लीगल राइट आ रहा है, सी को जा रहा है तो सी का लीगल राइट आ रहा है, तो एक ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाता है जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ये भी, बिकॉज ये ट्रांसफ़र कर रहा है राइट। जिसके पास भी ये होगा, मान लो बी के पास है तो वो बी ए से पैसे ले सकता है, सी के पास होगा सी ए से पैसे ले सकता है, जितने भी रुपए उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखे हुए हैं। तो ये भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। रिस्ट्रिक्ट हो जिससे, जिस डॉक्यूमेंट से कोई लीगल राइट, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल की मॉर्गेज जो डीड होती है, जब आप अपना घर गिरवी रख देते हो, इन सिंपल लैंग्वेज, ए ने बी को घर गिरवी रख दिया, तो बी को घर गिरवी रख दिया है, बी ने कुछ पैसे दिए होंगे, तो जो ये ए का जो राइट है अपने घर पे रिस्ट्रिक्ट हो गया इस मॉर्गेज डीड से। एक्सटिंग्विश हो जाए जिससे, जिस डॉक्यूमेंट से कोई लीगल राइट, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए और बी ही दोबारा ले लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। ए और बी के बीच में हो गया डेट सेटलमेंट एग्रीमेंट। ए ने बी को मान लीजिए 25 लाख रुपए देने थे, बट बी इंस्टॉलमेंट हो गया, बी के पास पैसे नहीं है, बी ने क्या कहा, मैं 10 ही दे सकता हूँ, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट अपना लिख लिया, तो इस एग्रीमेंट से एक्सटिंग्विश हो गया ए का राइट, बिकॉज बी ने 10 लाख रुपए उस एग्रीमेंट के तहत दे दिए इसको, या फिर रिलीज़ हो जाए जिस डॉक्यूमेंट से लीगल राइट, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। रिलीज़ कैसे हो सकता है? कोई अपना राइट वेव ऑफ कर दे। इसमें एग्जांपल हो सकता है कस्टडी का, आई गेस एग्जांपल हो जाएगा, इसमें परफेक्ट बैठ जाएगा कि अगर कोई वुमन है, कोई मदर है, वो अपने बेटे का कस्टडी राइट अगर क्या कहते हैं गिव अप कर दे, तो वो रिलीज़ हो जाएगी वहाँ से, उसका जो लीगल राइट है रिलीज़ हो जाएगा। ये एग्जांपल्स देख लिया हमने। और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी, या फिर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्सन ये कह देता है कि मेरी लीगल लायबिलिटी बनती है। एक्नॉलेजमेंट के जो सेक्शन है, सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट में पढ़ोगे आप, और सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी क्लॉज 3 में इसकी बात की गई है एक्नॉलेजमेंट की। जब कोई एक पर्सन राइटिंग में किसी भी तरीके से कह देता है कि मैं लीगल लाइबिलिटी बनती है। ए ने, मान लीजिए ए और बी हैं, बी कह रहा है कि ए ने मेरे 20 लाख रुपए देने हैं, बट ए कहता है मैंने सिर्फ 4 लाख ही देने हैं। ए लेटर भेज के कहता है कि भाई साहब मैंने तो आपको 4 ही देने हैं ना, ये कैसी बात कर रहे हो? तो 4 तो आपने एक्नॉलेज कर लिए ए ने कि 4 तो देने ही है एटलीस्ट। तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। और एक डॉक्यूमेंट जहाँ पर एक पर्सन एक्नॉलेज करता है दैट ही हैज़ नॉट ए सर्टेन लीगल राइट, जहाँ पर कोई कह दे कि मेरा लीगल राइट नहीं बनता है, ऐसे ही एक्नॉलेज करके कहा जा सकता है कि मेरा लीगल राइट नहीं बनता है। इलस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है। आगे चलते हैं क्लॉज 32 पर, जो कि वेसल के बारे में बात करता है। वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग और ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब इसमें सिंपल एग्जांपल है, बोट हो सकता है, सबमरीन हो सकती है, शिप हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ह्यूमन बींग या कोई प्रॉपर्टी पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके, वो वेसल होगा। आगे है क्लॉज 29 और 33 मैंने साथ में कर दी है बिकॉज इनका रिलेशन है। 33 पढ़ते हैं सबसे पहले। वॉलंटरली, वॉलंटरली का सिंपल मतलब होता है कि जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से कुछ करे, बाय इफ़ वन पर्सन इज डूइंग समथिंग विद हिज ऑन विल, देन ही विल बी सेड दैट ही इज डूइंग दैट थिंग वॉलंटरली। तो वॉलंटरली पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमेशा
BNS में यूज़ होने वाली है बहुत। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में। तो वॉलेंटरली कब बोला जाएगा, जब एक पर्सन की इंटेंशन हो, पहला बाय मीन्स एट टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स उस समय उसकी इंटेंशन हो, दूसरा उसकी नॉलेज हो, तीसरा उसको रीज़न टू बिलीव हो। तभी मैंने यहाँ पर इसको इस वॉलेंटरली के साथ रखा है। तो एक पर्सन को बोला जाएगा कि वो अपनी इच्छा से काम कर रहा है, या तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि वो चीज़ हो सकती है। तो जो ये इंटेंशन है, ये नॉलेज है, या फिर रीज़न टू बिलीव है, ये क्या है, ये मेंस रिया हैं। जो एक्टस रियस या मेंस रिया हम पढ़ते हैं, एक्टस रियस तो क्या होता है, जो कि ऑफेंस होता है, जैसे कि मर्डर में डेथ एक्टस रियस है, चोरी में प्रॉपर्टी को हिलाना एक्टस रियस है। तो एक्टस रियस चाहिए होता है और मेंस रिया चाहिए होता है। तो ये जो तीनों है ना, ये मेंस रिया हैं कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मर्डर के लिए या तो इंटेंशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। रीज़न टू बिलीव से काम नहीं चलता, रीज़न टू बिलीव है सिर्फ, तो आप मर्डर के लिए लायबल नहीं हो सकते हो। एंड इंटेंशन इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, उससे नीचे फिर नॉलेज आता है, उससे नीचे रीज़न टू बिलीव आता है। ये BNS में हर एक सेक्शन में यूज़ होगा, इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव। और एक और एग्जांपल दे दूँ तो मैं, अगर थेफ्ट का ऑफेंस है, चोरी का ऑफेंस है, तो इनमें से कोई भी मेंस रिया चल सकता है। तो ये अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। आगे ऑफेंसेस जब डिस्कस करेंगे तब मेंस रिया की बात हर एक ऑफेंस के साथ हम जरूर करेंगे। जो एक क्लॉज 29 है देख लेते हैं, रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव का क्या मतलब है? ए पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव ए थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है किसी चीज़ को बिलीव करने का, तब बोला जाएगा उसके पास रीज़न टू बिलीव है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए एक्स है, वाई है। वाई जो है iPhone 15 ब्रांड न्यू, बिल्कुल पैक, सील पैक है, एक्स को बेच रहा है और एक्स लेने को तैयार है। वाई जो है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये का बेच रहा है, मार्केट वैल्यू है 50,000, बट ही इज सेलिंग इट फॉर 25,000 ओनली। तो एक्स को कुछ सस्पिशियन नहीं आएगा, एक्स को वहाँ पर शक तो होगा ना कि यार 25 का कैसे बेच रहा है। एक्स को ऑटोमेटिकली शक हो जाएगा कि ये चोरी का हो सकता है। तो ये जो माइंड में है एक्स के, ये मेंस रिया जो है, ये रीज़न टू बिलीव है। ही इज़ हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव कि वो चोरी का सामान है, चोरी का आईफोन है। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन है वॉलंटरली की ही। इलस्ट्रेशन क्या कहती है? अगर ए ने आग लगा दी किसी के घर में इंसान रहते हैं किसी टाउन में, ताकि वो रॉबरी कर सके, और उस वजह से किसी की डेथ कॉज हो गई। ठीक है, रॉबरी करने गया था, आग लगा दी कि लोग यहाँ से भाग जाएंगे, बट किसी की डेथ हो गई। अब वहाँ पर ए की इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, वो उसको मारने की, जो भी मरा है उसको मारने की उसकी इंटेंशन नहीं थी, कि उसकी इंटेंशन थी रॉबरी करने की, बट अब डेथ कॉज हो गई। वो सॉरी भी हो सकता है, ए जो है उसको गलती, गिल्ट भी फील हो सकता है कि मेरी वजह से कोई मर गया, बट इंटेंशन तो नहीं थी, बट नॉलेज तो थी ना कि जो आप कर रहे हो काम, उससे किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ये बोला जाएगा ही हैज़ कॉज्ड डेथ वॉलेंटरली, उसने अपनी इच्छा से वो काम करा है। नॉलेज जो है ज़रूरी नहीं है प्रूव ही हो। नॉलेज वैसे कैसे प्रूव होगी? कंडक्ट से प्रूव होगी, और नॉलेज प्रिज्यूम भी की जा सकती है। हर एक इंसान अपने जो कंडक्ट जो वो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंस का वो जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर वो मर्डर के लिए या कल्पेबल होमोसाइड के लिए डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस लायबल हो सकता है, बिकॉज ही वॉज हैविंग नॉलेज। आगे यहाँ पर लास्ट दो क्लॉजेज रह गए, क्लॉज 34 एंड 39। 34 बात करता है विल के बारे में। मैं मीन्स यानी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी पर्सन के डेथ के बाद एक्शन में आता है उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करवाने के लिए। एक्स की डेथ हो गई, एक्स ने लिख दिया कि मेरे जो बेटा है ए, उसको 50 लाख जाएंगे मेरी प्रॉपर्टी में से, बी को जाएंगे, सी को नहीं जाएंगे, सी बिकॉज लॉयल नहीं है, तो इनको तो चले जाएंगे। जब एक्स की डेथ होगी वो अमाउंट 1 करोड़ का इनका कॉर्पस था, बी सी को नहीं जाएंगे। तो विल मीन्स यानी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। विल जो है एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। क्लॉज 39 लास्ट क्लॉज है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता। इस संहिता में जो कुछ वर्ड्स हैं डिफाइन नहीं किए गए हैं, वो IT एक्ट 2000 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से लिए जा सकते हैं। एंड यहाँ उस वर्ड का वही मीनिंग होगा जो कि उन एक्ट्स में दिया गया है। इसको हम बोलते हैं पेरी मैटीरिया। तो ये इसी के साथ हमारा जो है ये सेक्शन 2 खत्म होता है। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। आगे IPC की प्लेलिस्ट अगर चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हो। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।